हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न टुडे बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपीयरेंस एंड रियलिटी बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को, जिन लोगों को और जिस मैं को आप सच मानते हैं वो सब कुछ पर्दा हो सकता है, एक दिखावा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी असलियत वो नहीं है जो आप रोज़ आईने में देखते हैं, बल्कि कुछ और ही है जिसे आप जानकर आपके होश गुम हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आपका दुनिया को देखने का, खुद को समझने का और रिश्तों को महसूस करने का पूरा नज़रिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये कोई मामूली फ़िलॉसफ़ी की बातें नहीं हैं, ये आपकी चेतना पर सीधा प्रहार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चल रही कशमकश से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि सफलता, पैसे, रिश्ते, इन सब के बावजूद कुछ तो खाली है, कुछ तो अधूरा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सामाजिक माध्यमों पर हर कोई खुश है, हर कोई उत्तम है, लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। ये ऑडियो बुक उसी सच्चाई के पर्दे को हटाने का काम करेगी। ये आपको उस परम सत्य के दर्शन कराएगी जिसे जानने के बाद जीवन के छोटे मोटे दुख और परेशानियां आपको छोटी छोटी लगने लगती हैं। आप एक ऐसी मानसिक शांति और स्पष्टता का अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की होगी। यह ऑडियो बुक खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सवालों के गहरे समंदर में गोता लगाना पसंद करते हैं, जो बनी बनाई बातों से संतुष्ट नहीं होते और जो जीवन के सबसे महान रहस्य को जानना चाहते हैं कि क्या सच है, क्या नहीं है। मैं आपको सब कुछ थाली में परोस कर नहीं दूंगा। मैं आपके मन में ऐसे सवाल पैदा करूंगा जो आपको सोने नहीं देंगे, जो आपको सच की खोज में लगा देंगे। अगर आप अपनी बनी बनाई आरामदायक दुनिया में खुश हैं और किसी भी ऐसे सच का सामना करने से डरते हैं जो आपको हिला कर रख दे, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच की एक झलक पाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, तो मेरे साथ इस दिमागी सफ़र पर चलिए, क्योंकि हम वो जानने वाले हैं जो जानने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अध्याय नंबर 1, एक दिखावे का जंजाल। जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र के पहले चरण पर कदम रखते हैं, एक ऐसा चरण जो आपकी उस नींव को हिला देगा जिस पर आपने अपनी पूरी दुनिया की इमारत बनाई है। हम सब अपनी 5 इंद्रियों पर, अपनी आँखों, कानों, नाक, ज़बान और त्वचा पर बहुत भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वही अंतिम सत्य है। ये कुर्सी जिस पर आप शायद बैठे हों या मोबाइल जिसकी स्क्रीन पर आप देख रहे हों, ये दीवारें, ये आसमान, ये सब आपको ठोस, असली और सच लगते हैं, लेकिन क्या वाकई में सच है? ब्रेटली एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम रियलिटी या हकीकत समझते हैं वो असल में सिर्फ अपीयरेंस या दिखावा है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब मछली की तरह फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि पूरा समुंदर है। ज़रा सोचिए, जब आप रात को सपना देखते हैं तो उस सपने में भी सब कुछ असली लगता है। सपने का दुख असली लगता है, सपने की खुशी असली लगती है। सपने में अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो तो भय भी असली लगता है। उस वक्त आपका दिमाग ये नहीं जानता कि ये सब झूठ है। आपकी आंखें खुलती हैं और आपको ये पता चलता है कि अरे ये तो बस एक सपना था। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि अभी आप जो जागती आंखों से देख रहे हैं वह किसी और गहरे स्तर का सपना ना हो? इस बात को और गहराई से समझते हैं। आप किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए एक लाल सेब है। आप कहते हैं कि यह सेब लाल है, गोल है, मीठा है और ठोस है, लेकिन क्या ये गुण सच में उस सेब के अंदर है? विज्ञान हमें बताता है कि लाल रंग कोई चीज़ नहीं है, ये तो बस प्रकाश की एक जो है एक प्रकाश है जो सेब की सतह टकरा कर आपकी आंखों में जाती है और आपका दिमाग उसे लाल रंग के रूप में संसाधित करता है। अगर कोई ऐसा जीव हो जिसकी आंखें अलग तरह से बनी हो तो शायद वो सेब नीला या हरा दिखाई दे। तो असली रंग क्या है? लाल, नीला या हरा? सच्चाई है कि सेब का अपना कोई रंग है ही नहीं। इसी तरह मीठापन कोई गुण नहीं है जो सेब में रहता है। ये तो बस आपकी जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स और सेब के केमिकल के बीच का एक रिएक्शन है। किसी और जीव को वह खट्टा या बेस्वाद लग सकता है। ठोसपन भी एक धोखा है। विज्ञान कहता है कि हर चीज़ परमाणुओं से बनी है। परमाणु 99.99% हिस्सा खाली जगह है। तो जिस कुर्सी को आप ठोस समझकर बैठे हैं वो असल में लगभग पूरी की पूरी खाली है। ये तो बस परमाणुओं के बीच की विद्युत चुंबकीय बल है जो आपको
उसके आर पार जाने से रोक रहा है और आपको ठोसपन का एहसास दे रहा है, तो फिर क्या सच है? अगर रंग, स्वाद, आकार, यहाँ तक कि ठोसपन भी सिर्फ हमारे दिमाग और चीज़ के बीच का एक रिलेशन है, ये अनुभव है, तो फिर वो चीज़ अपने आप में क्या है? ब्रैडले कहते हैं कि हम कभी भी किसी चीज़ को सीधे तौर पर यानी डायरेक्टली नहीं जान सकते। हम हमेशा अपने विचारों, अपनी इंद्रियों और अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। ये चश्मा ही अपीयरेंस या दिखावा है। हम सब ने अपनी अपनी समझ का एक चश्मा पहन रखा है और हम उसी चश्मे से दिख रही दुनिया को सच मान लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सामाजिक माध्यमों पर किसी की विवरणी का देखना, आपको उसकी हंसती हुई तस्वीरें, पार्टियों की फ़ोटो, महंगे वाहनों के साथ पोज़ दिखते हैं और आप मान लेते हैं कि यह इंसान बहुत खुश है और सफल है, लेकिन ये सिर्फ अपीयरेंस है। रियलिटी हो सकती है कि वह इंसान अंदर से बहुत अकेला, दुखी या कर्ज में डूबा हो। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यही करते हैं। हम लोगों के वस्त्रों, उनकी बातों और उनके व्यवहार, उनके बारे में एक राय बना लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये सब सिर्फ बाहरी परतें हैं, सिर्फ दिखावा है। असली इंसान तो उन परतों के बहुत नीचे छिपा हुआ है। ब्रैडली हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया, जिसे हम बाहरी दुनिया कहते हैं, वह विरोधाभासों से भरी हुई है। हर वह चीज़ जिसे हम सच मानते हैं, कुछ गहराई में जाने पर वह खुद का ही खंडन करने लगती है। जैसे हमने सेब के उदाहरण में देखा, ये दुनिया एक पहेली की तरह है और हम इसके खंडों को देखकर हमें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना यह जाने कि शायद यह खंड ही नकली है। एक एहसास कुछ डरावना हो सकता है, ये सोचना कि जिस ज़मीन पर आप मौजूद हैं वह शायद इतनी मजबूत नहीं है जितना आप समझते हैं, या आपको बेचैन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यही बेचैनी, यही सवाल सच्चाई की और पहला कदम है। जब आप मानकर चलेंगे कि जो दिख रहा है वही सच है, तब तक आप उसे असली रियलिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि आप एक भ्रम में जी रहे हैं। आपको अपने सबसे गहरे विश्वासों पर शक करना होगा। ये एक साहसिक कदम है, लेकिन इसके बिना आगे का सफ़र असंभव है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया, ये तमाम चीज़ें जिन्हें हम सच मानते हैं, अगर ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक अपीयरेंस है, तो फिर सच क्या है? क्या सच जैसे कोई चीज़ है भी या नहीं? यह सब कुछ बस एक अंतहीन धोखा है? अगर ये बाहरी दुनिया एक भ्रम है, तो दुनिया का क्या, जो हमारे अंदर है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, हमारा समय और हमारा स्थान का एहसास, क्या है वो असली है, या फिर वह भी इसी दिखावे के जंजाल का एक हिस्सा है? एक और पर्दा जिसे उठाना अभी बाकी है। इस गहरे और चौंकाने वाले सवाल का जवाब हम खोजेंगे अपने अगले अध्याय में। तब तक हम इस विचार के साथ रहते हैं कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही। अध्याय नंबर 2, समय और स्थान का भ्रम। आपकी यादें और आपके सपने कहाँ रहते हैं? पिछले अध्याय में हमने यह दिल दहला देने वाली बात जानी कि हमारी बाहरी दुनिया, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, वह शायद एक धोखा है, एक दिखावा है। अब हम एक और भी गहरे और निजी भ्रम की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा भ्रम जिसमें हम हर पल जीते हैं, और वो है समय और स्थान का भ्रम। ज़रा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, समय क्या है? आप कहेंगे समय वो जो काल चलता है, जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में बटा हुआ है। स्थान क्या है? आप कहेंगे स्थान वो जहाँ चीज़ें मौजूद हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं। ये दोनों चीज़ें इतनी स्वाभाविक और असली लगती हैं कि हम इन पर कभी सवाल ही नहीं उठाते, लेकिन ब्रैडली हमें चुनौती देते हैं कि हम इन पर भी शक करें। वो कहते हैं कि समय और स्थान भी इसी दिखावे का हिस्सा है, या भी असली हकीकत नहीं है, बल्कि विरोधाभासों से भरे हुए कॉन्सेप्ट हैं। ये सुनकर आपका दिमाग घूम सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये समझ आपकी ज़िंदगी की कई गुत्थियों को सुलझा सकती है। चलिए पहले समय की बात करते हैं। हम कहते हैं कि समय एक नदी की तरह बहता है, जिसमें एक भूतकाल है जो गुजर चुका है, भविष्य है जो आने वाला है, और एक वर्तमान है जो बस एक पल का है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? ज़रा सोचिए, भूतकाल कहाँ है? क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं, वह सिर्फ आपकी यादों में मौजूद है। भविष्य कहाँ है? क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, वह सिर्फ आपकी कल्पनाओं और उम्मीदों में मौजूद है। तो जो सिर्फ यादों और कल्पनाओं में हो, वह असली कैसे हो सकती है? अब बात करते हैं वर्तमान की, यानी अभी की। यह अभी का पल कितना लंबा है? 1 सेकंड, आधा सेकंड, या उससे भी कम? आप जैसे भी ही अभी को थामने की कोशिश करते हो, फिसल कर भूतकाल बन जाता है। वर्तमान इतना कम और क्षणिक है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं लगता। वो भूतकाल और भविष्य के बीच की ऐसी पतली सी लाइन है जिसे आप कभी थाम नहीं सकते। तो अगर भूतकाल अस्तित्व नहीं है, भविष्य का अस्तित्व नहीं है, तो वर्तमान इतना कम है कि वह भी लगभग अस्तित्वहीन है। तो फिर समय कहाँ है? ब्रैडले कहते हैं कि समय का यह पूरा ढांचा ही विरोधाभासी है। यह हमारे दिमाग की बनी बुनाई हुई एक कहानी है, ताकि हम घटनाओं को एक क्रम में समझ सकें, लेकिन यह भ्रम सत्य नहीं है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के बारे में सोचिए। क्या आप बहुत खुश होते हैं, या आप
अपने पसंदीदा काम में डूबे हुए होते हैं, आपको लगता है कि घंटों में मिनटों में गुजर गए, और जब आप दुखी होते हैं, बोर हो रहे होते हैं या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मिनट भी घंटों जैसे हैं। अगर समय सच में एक स्थिर गति से बहने वाली नदी होता, तो सबके लिए और हर हाल में एक जैसा महसूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय का हमारा अनुभव पूरी तरह से हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये इस बात का सबसे मुख्य सबूत है कि समय कोई वास्तविक वस्तुनिष्ठ हकीकत नहीं है, बल्कि एक भीतरी व्यक्तिपरक अनुभव है। यह हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक पैमाना है। इसी तरह स्थान को लीजिए, हम कहते हैं कि यह कमरा इतना विशाल है, जो शहर इतनी दूर है, लेकिन स्थान का कॉन्सेप्ट भी विरोधाभासों से भरा हुआ है। कोई भी स्थान अपने आप में कुछ नहीं, वह हमेशा अपने स्थानों के संबंध में परिभाषित होता है। या कमरा घर के अंदर, घर शहर के अंदर, शहर देश के अंदर, और यह सिलसिला चलता रहता है। आप किसी भी एक स्थान को बाकी सबसे अलग करके परिभाषित नहीं कर सकते। हर स्थान अनंत रूप से बहुत छोटे स्थानों में बांटा जा सकता है, और हर स्थान किसी विशाल स्थान का हिस्सा है। तो स्थान भी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह भी एक रिलेशन मात्र, एक संबंध है। या सब जानने का हमारी असल ज़िंदगी से क्या लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग या तो भूतकाल के बोझ के तले दबे रहते हैं, या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने अतीत में वह गलती ना की होती, या पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। हम इस तरह अपने भूत और भविष्य की कहानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अभी भी आज के समय में जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप यह गहराई से समझ लेते हैं, समय असल में एक भ्रम है, एक मानसिक संरचना है, तो आपको एक अद्भुत आज़ादी महसूस होती है। आपको एहसास होता है कि भूतकाल सिर्फ एक याद है, एक कहानी है जो अब सच नहीं है, और आप उस कहानी को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे मिलने वाले अर्थ को ज़रूर बदल सकते हैं। आप उसे एक बोझ की तरह ढोने के बजाय एक सबक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह भविष्य भी सिर्फ एक कल्पना है, हज़ारों संभावनाओं में से एक। उसकी चिंता में आज को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यह ज्ञान आपको वर्तमान में टिकना सिखाता है, या आपको सिखाता है कि असली ज़िंदगी ना तो कल थी ना कल होगी, वो तो बस इसी पल में है। ब्रैडले का दर्शन हमें बताता है कि जिस तरह बाहरी दुनिया हमारी इंद्रियों का बनाया हुआ है, एक दिखावा है, इसी तरह समय के स्थान हमारे दिमाग की बनाई हुई एक संरचना है। ये दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी उपकरण हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। या उस जेल की दीवारें हैं जिसे हम सच मान बैठे हैं। जब आप इस जेल को पहचान लेते हैं, तभी आप इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। ये सोचना कि समय और स्थान असली नहीं है, आपको दुनिया से काटने के लिए नहीं है, बल्कि आपको दुनिया में से और गहरे स्तर का मेल कराने के लिए है। यह आपको हर पल की कीमत समझाता है। तो अब हमारे सामने एक और भी अहम सवाल आ गया। अगर बाहरी दुनिया एक दिखावा है और हमारे अंदर की दुनिया के दो मुख्य स्तंभ समय और स्थान भी एक भ्रम है, तो फिर इस सब का अनुभव कौन कर रहा है? वह कौन है जो या अब सब सोच रहा है, महसूस कर रहा है, जो यादों में जीता है और भविष्य की कल्पना करता है? क्या वह मैं असली, या फिर हमारी अपनी पहचान, हमारा स्वभाव इसी धोखे के खेल का सबसे मुख्य पात्र है? क्या आप सच में वह हैं जो आप खुद को समझते हैं? इस रहस्य पर्दा हम उठाएंगे अगले अध्याय में, जो आपको खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। अध्याय नंबर 3, मैं कौन हूँ, असली मैं की खोज। आपकी पहचान का सबसे अहम झूठ। अब तक के सफ़र में हमने बाहरी दुनिया के सच होने पर सवाल उठाया, और फिर समय और स्थान के भ्रम को भी समझा। अब हम इस यात्रा के सबसे मुश्किल, सबसे निजी और शायद सबसे डरावने पहलू पर आ चुके हैं। अब हम सवाल उठाने जा रहे हैं उस चीज़ पर जिसे हम सबसे ज़्यादा असली और सपना मानते हैं, और वह है हमारा अपनी पहचान, हमारा आप कौन है। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, तो आप शायद कहेंगे आपका नाम हूँ, आपका नाम हूँ मैं, एक आपका पेशा हूँ, मैं आपके माता पिता या बेटा या बेटी हूँ, मेरे विचार ऐसे, मेरी आदतें यह हैं, मुझे ये पसंद है, वो नापसंद है। हम सब अपनी पहचान को इन्हीं बाहरी लिबादों, यादों और भावनाओं के एक बंडल के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे शरीर और दिमाग के अंदर एक स्थिर स्थायी मैन रहता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा रहता है। लेकिन ब्रेटले कहते हैं कि यह हमारे जीवन का सबसे अहम भ्रम है। वह मैं जिसे हम इतना ठोस और असली मानते हैं, वो भी एक दिखावा है और विरोधाभासों का एक पुलिंदा है। ज़रा गहराई से सोचिए, वो मैं जो 5 साल की उम्र में था, क्या वो वही मैं है जो आज है? आपके शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं, आपके विचार पूरी तरह बदल चुके हैं, आपकी पसंद नापसंद बदल चुकी है, आपके सपने बदल चुके हैं। 5 साल के बच्चे को जो चीज़ें दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ें लगती थी, आज वो आपको बचकाने लगते हैं। तो अगर आपका शरीर बदल गया, आपके विचार बदल गए, आपकी भावनाएं बदल गई, तो फिर क्या
चीज़ें जो एक जैसी रही। आप कहेंगे कि मेरी यादें, लेकिन यादें भी बदलती रहती हैं। हम अक्सर अपनी यादों में फेर-बदल कर देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ नया शामिल कर लेते हैं। हमारी यादें भी भरोसेमंद नहीं है, तो फिर वह कौन-सा धागा है जो बचपन के मैं को आज के मैं से मिलाता है? ब्रेडले के अनुसार ऐसा कोई अस्थायी धागा है ही नहीं। हमारा स्वयं मैं कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, अनुभवों का एक प्रवाह है। ये एक नदी की तरह है जिसमें हर पल नया पानी आ रहा है, लेकिन हम उसे एक ही नाम गंगा या जमुना दे दें दे देते हैं। इसी तरह हम अनुभवों के लगातार बदलते प्रवाह को एक नाम मैं दे देते हैं और मान लेते हैं कि यह कोई स्थायी चीज़ है। इस मैं के विरोधाभास को और समझिए। एक तरफ हम कहते हैं मेरा शरीर है, जिसका मतलब है कि मैं और मेरा शरीर दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं शरीर का मालिक हूँ, लेकिन मेरी दूसरी तरफ अगर आपके हाथ में चोट लगती है तो कहते हैं मुझे चोट लगी, या नहीं कहते कि मेरे शरीर को चोट लगी है। या आप खुद को शरीर से पूरी तरह मिला लेते हैं तो आप शरीर हैं या शरीर के मालिक। इसी तरह हम कहते हैं मेरे विचार, जैसे विचार कोई बाहरी चीज़ हो जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन फिर हम अपने विचार के आधार पर ही तो अपनी पहचान बनाते हैं। हम कहते हैं कि मैं एक सकारात्मक सोच वाला इंसान हूँ। तो आप अपने विचारों से अलग हैं या आप अपने विचार ही हैं? या विरोधाभास दिखाता है कि हमारा मैं कंसेप्ट कितना खोखला और अस्थिर है। ये अलग-अलग समय पर अलग-अलग रूप ले लेता है। कार्यालय में आपका मैं अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग, परिवार के साथ अलग, और जब आप अकेले होते हैं तो बिल्कुल ही अलग। तो इनमें से असली मैं कौन-सा है, या फिर ये सब सिर्फ़ एक अलग-अलग मुखौटे हैं जो हम हालात के हिसाब से पहन लेते हैं? यह जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा ज़्यादातर दुःख और क्लेश इसी झूठे मैं यानी अहंकार से पैदा होता है। यही अहंकार जिसे तारीफ़ चाहिए, जिसे अपमान से चोट पहुँचती है, यही अहंकार जो दूसरों से अपनी तुलना करता है, या फिर या तो घमंड से भर जाता है या ईर्ष्या से जलने लगता है। यही अहंकार जो चीज़ों को, लोगों को मेरा और मेरी कहकर थामे रखना चाहता है, और जब वह चीज़ें चली जाती है तो दुखी होता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो असल में वह आपके साथ अस्थायी मैं पर हमला नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वैसा कोई मैं है ही नहीं। वह तो बस आपके किसी विचार, किसी काम या किसी व्यवहार के बारे में अपनी राय दे रहा होता है, लेकिन हम उसे अपने अस्तित्व पर हमला मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, मुकाबला करने लगते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मैं कोई ठोस किला नहीं है, बल्कि अनुभव का एक बहता हुआ प्रवाह है, तो आप चीज़ों के व्यक्तिगत रूप में लेना बंद कर देते हैं। आपको एक गहरी अस्थिरता और शांति मिलती है। आलोचना आपको सुधार का एक मौका लगती है, हमला नहीं तारीफ। आपको खुश तो करती है, लेकिन आपके सिर पर आकर अहंकार बन जाती है। हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम जिसे मैं कहते हैं वह असल में दुनिया से कटा हुआ कोई द्वीप नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारे रिश्तों से, हमारे अनुभवों से, इस पूरी दुनिया में से गूंथा हुआ। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के बिना आप नहीं हैं। आपकी पहचान इन संबंधों के जाल में बनी हुई है। जब आप कहते हैं मैं, तो आप अनजाने में ही उन सब लोगों और चीज़ों का जिक्र रहे होते हैं जिन्होंने आपको बनाया है। तो ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ एक बहुत ही गहरा धोखा है। असली मैं की खोज में पहला कदम ही यह स्वीकार करना कि जिसे आप मैं समझ रहे हैं वह नकली है, या एक कठिन और विनम्र करने वाला अनुभव है। यह अपने ही बनाए हुए सिंहासन से खुद को उतारने जैसा है। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद असली आज़ादी का रास्ता खुलता है। तो अब हमारे सामने एक और पहेली है। अगर बाहरी दुनिया, समय, स्थान और यहाँ तक कि हमारा अपना मैं भी एक दिखावा है, तो फिर यह सब चीज़ें एक दूसरे से मिलती कैसे? इन सब के बीच जो रिश्ता है उसका क्या? क्या दोस्ती, प्यार, नफ़रत जैसे रिश्ते असली हैं, या फिर रिश्तों का यह पूरा ताना-बाना भी इसी परम धोखे का एक और धागा है? रिश्तों की एक जटिल पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, रिश्तों की पहेली। क्या आपका हर रिश्ता एक विरोधाभास है? दोस्तों, हम अपनी यात्रा के ऐसे पहलू पर आ गए हैं जहाँ फिलॉसफी हमारी ज़िंदगी के सबसे नाजुक भावनात्मक हिस्से को छूने वाली है, और वह हिस्सा है रिश्ते। पिछले अध्याय में हमने दुनिया, समय और खुद अपनी पहचान को, मैं को भी एक दिखावा, एक अपीयरेंस के रूप में देखा। अब हम उस गेंद को परखेंगे जो इन सब दिखावों को आपस में मिलाता हुआ प्रतीत होता है, यानी संबंध या रिलेशन। हम अपनी पूरी ज़िंदगी संबंधों के जाल में ही जीते हैं। माता पिता के संबंध, भाई बहन से संबंध, दोस्तों से संबंध, प्रेमी या जीवन साथी से संबंध, यहाँ तक कि चीज़ों से भी हमारा संबंध होता है। जैसा मेरा वाहन, मेरा घर। ब्रेडली एक बहुत ही क्रांतिकारी और चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह चीज़ों और समय विरोधाभासी हैं, इसी तरह संबंध का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में विरोधाभासी और अतार्किक है।
ये समझना कुछ मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आप इंसानी रिश्तों की बहुत सी उलझनों को एक नई नज़र से देख पाएँगे। चलिए एक सरल उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए 2 चीज़ें ए और बी, हम कहते हैं ए और बी के बीच एक संबंध है, मान लीजिए दोस्ती का। अब सवाल ये उठता है कि ये दोस्ती नाम का संबंध कहाँ रहता है? क्या ये ए के अंदर है? नहीं, क्योंकि तब वह सिर्फ़ एक ए का गुण होता है, बी से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। क्या यह बी के अंदर है? नहीं, उसी कारण से। तो क्या ये ए और बी से बाहर हवा में तैरती हुई कोई तीसरी चीज़ है? अगर ऐसा है तो फिर इस तीसरी चीज़ दोस्ती को ए से भी मिलना होगा और बी से भी मिलना होगा। तो अब हमें 2 नए संबंधों की ज़रूरत होगी, एक जो ए को दोस्ती से मिलाए और दूसरा जो बी को दोस्ती से मिलाए। अब यह नए संबंध कहाँ से आए? इनको मिलाने के लिए फिर और नए संबंधों की ज़रूरत होगी और यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। ब्रेडले कहते हैं कि तात्विक रूप से संबंध का विचार ही बेतुका है। हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं, उतने ही गहरे जाल में फंसते जाते हैं। हमारे दिमाग का एक तरीका है 2 अलग-अलग चीज़ों को मिलाने का, लेकिन ये अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत अकादमिक बातें हो गई, इसका हमारी असली ज़िंदगी के प्यार, नफ़रत और दोस्ती से क्या लेना-देना? लेना-देना है और बहुत ही गहरा लेना-देना है। हमारे रिश्ते, सारे रिश्ते भी इसी विरोधाभास पर टिके हुए हैं। ज़रा प्यार से रिश्तों को देखिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ एक होना चाहते हैं। आप अपनी अलग पहचान को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय आप अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान को भी बनाए रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह इंसान आप पर निर्भर रहे, लेकिन आप खुद भी उस पर निर्भर नहीं होना चाहते। यह एक विरोधाभास है। हम रिश्तों में एकता भी चाहते हैं और अलगाव भी। हम दूसरे को पूरी तरह जानना भी चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि उसमें कुछ रहस्य बना रहे। हम दूसरे को बदलना भी चाहते हैं ताकि वह हमारे हिसाब से हो जाए, लेकिन हम ये भी शिकायत करते हैं कि तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। हर रिश्ता इन्हीं खींचतान और विरोधाभासों से भरा हुआ होता है। हम इन विरोधाभासों को सुलझा नहीं पाते और इसलिए रिश्तों में इतना दर्द और इतनी गलतफहमियाँ और इतने संघर्ष होते हैं। ब्रेडले का दर्शन हमें यह नहीं कह रहा कि रिश्ते झूठे या हमें रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। वह हमें रिश्तों की असली प्रकृति दिखा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि संबंध एक दिखावा है या परम सत्य नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं कि रिश्तों के अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं, आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से एक हो जाना या पूरी तरह से अलग रहना, दोनों ही असंभव है। आप इस विरोधाभास के साथ जीना सीख जाते हैं। आप अपने साथी या दोस्त को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भी विरोधाभासों का एक पुलिंदा है। ठीक आपकी ही तरह आप यह समझ जाते हैं कि रिश्तों में जो दर्द है वह अक्सर हमारे अपने दिमागी ढांचों की वजह से, हमारी उस कोशिश की वजह से जो एक विरोधाभासी चीज़ को सुलझाने में लगी रहती है। ये ज्ञान आपको रिश्तों में एक नई समझ और करुणा देती है। आप छोटी-छोटी बातों पर बहस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको विशाल तस्वीर दिखाई देने लगती है। सोचिए, हम कहते हैं वो मेरा दोस्त है। इस एक वाक्य में मैं, वो और एक दोस्ती का रिश्ता तीनों शामिल हैं, और हम अब तक जान चुके हैं कि मैं भी एक दिखावा है, वह भी एक दिखावा है, और उन दोनों को मिलाने वाला रिश्ता भी एक दिखावा है। तो हम सब दिखावे को दूसरे दिखावे से एक तीसरे दिखावे के ज़रिए मिला रहे हैं। ये पूरी की पूरी संरचना ही दिखावे के ताश के पत्तों से बनी है। यह सुनने में बहुत निराशाजनक लग सकता है, जैसे कुछ भी असली नहीं है, लेकिन दोस्तों, अंधेरा सबसे घना तभी होता है जब सुबह होने वाली होती है। हमने अब तक दुनिया, समय और रिश्ते, इन सभी को एक-एक करके परखा और पाया कि सब के सब अधूरे विरोधाभासी हैं और इसलिए असली नहीं है। ये सब अपीयरेंस है। और तो अब सबसे अहम और अंतिम सवाल हमारे सामने है, अगर ये सब कुछ सचमुच सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है, तो फिर परम सत्व, अंतिम हकीकत क्या है? क्या कोई चीज़ ऐसी है जो विरोधाभासों से परी है, जो पूरी है, जो एक है? क्या इस दिखावे के पर्दे के पीछे कुछ है भी, या सिर्फ शून्य है? इस महाप्रश्न का उत्तर और इसे पूरी यात्रा का सार हम जानेंगे अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में, अध्याय नंबर 5, परम सत्य से मुलाकात, जहां सारे धोखे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी इस असाधारण यात्रा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। हमने दिखावे के कई पर्दे को एक एक करके उठाया, हमारी बाहरी दुनिया की हकीकत पर शक किया, हमने समय और स्थान के भ्रम को भेदा, हमने अपने प्यार मय के खोखलेपन को देखा, और हमने रिश्तों की विरोधाभासी प्रकृति को समझा। इस पूरी प्रक्रिया में शायद आपको लगा हो कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, बिखर रहा है, कुछ भी ठोस नहीं, कुछ भी सच नहीं, या एक नकारात्मक और शून्यवादी अनुभव हो सकता है। लेकिन
एफएच ब्रैडले का मकसद हमें शून्यता में त्यागना नहीं है। उनका मकसद है हमें एक परम सत्य, उस एब्सोल्यूट रियलिटी तक ले जाना जहाँ ये सारे विरोधाभास, एक सारे धोखे या सारे दिखावे जाकर घुल मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। यह हमारी यात्रा का शिखर है जहाँ सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, या यूं कहें कि सवाल ही खत्म हो जाते हैं। तो अपरम सत्य क्या है? ब्रह्म के अनुसार परम सत्य एक एकल अखंड संपूर्ण अनुभव है। इसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है, क्योंकि शब्द खुद दिखावे की दुनिया का हिस्सा है। शब्द विभाजित करने का काम करते हैं, या मैं और तुम, या और वो अंदर और बाहर में भेद करते हैं। लेकिन परम सत्य इन सभी भेदों से परे है। वह एक ऐसा विशाल महासागर है जिसमें दुनिया, समय और रिश्ते ये सब बहुत सामान्य लहरों की तरह समाये हुए हैं। जब हम एक लहर को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह समुद्र से अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन असलियत में लहर और समुद्र अलग नहीं है। लहर का इस एक अस्तित्व समुद्र के बिना हो ही नहीं सकता। लहर बस समुद्र का ही एक अस्थायी रूप है, एक दिखावा है। ठीक इसी तरह हम सभी या पूरी कायनात उस एक परम अनुभव के रूपी महासागर का हिस्सा है। हमारा अलगाव, हमारी अलग पहचान एक परम है। इस परम सत्य की प्रकृति क्या है? ब्रैडले कहते हैं इसमें वह सब कुछ शामिल है जो अस्तित्व में है, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। दुनिया के सारे रंग, सारी ध्वनियाँ, सारे सुख, सारे विचार, सारी भावनाएं, सब कुछ उसी एक अखंड अनुभव का हिस्सा है। जब आप कहेंगे कि दुख और विरोधाभास भी अगर उसी का हिस्सा है तो परम कैसे होगा? यहाँ ब्रैडले एक खूबसूरत बात कहते हैं। वह कहते हैं कि उस परम अनुभव में यह सारे विरोधाभास उलझ जाते हैं। वे एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे खूबसूरत पेंटिंग में अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी रंग भी मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण तस्वीर बनाते हैं। हमारी सीमित चेतना में हमें चीज़ें विरोधाभासी लगती हैं क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। हम सिर्फ एक बहुत कम हिस्से को, दिखावे को देखते हैं, उसे ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन उस एब्सोल्यूट के स्तर पर हर चीज़ अपनी सही जगह पर है और एक विशाल सामंजस्यपूर्ण पूरे का निर्माण कर रही है। वहाँ अच्छाई बुराई को, सुख दुख को, मैं तुमको संतुलित करती हैं और सब मिलकर एक हो जाते हैं। इस ज्ञान का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? ये ज्ञान हमें पूरी तरह से बदल सकता है जब आप ये गहराई से महसूस कर लेते हैं कि आप उसे एक परम सत्ता से अलग नहीं बल्कि उसी एक विभिन्न अंग है। तो आपका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपका अहंकार जो हमेशा खुद को खास और दूसरों से अलग साबित करने में लगा रहता है, वह पिघलने लगता है। आपको हर चीज़ में, हर इंसान में, हर कण में वही एक सत्ता दिखाई देने लगती है। नफरत और ईर्ष्या की जगह करुणा और प्रेम ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे को दुख पहुंचाना खुद को ही दुख पहुंचाने जैसा हो जाता है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही एक विशाल तस्वीर का हिस्सा है। आप लहरों के ऊपर नीचे होने से घबराना त्याग देते हैं और खुद को समुद्र की गहराई की तरह शांत महसूस करने लगते हैं। या मोक्ष के निर्वाण की या परम शांति की अवस्था है। ब्रैडले का दर्शन हमें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है। सत्य एक है और वह संपूर्ण है। जो कुछ भी अधूरा और खंडित है, विरोधाभासी, वह पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है। वह सिर्फ दिखावा हो सकता है। हमारी दुनिया, हमारा मैं, हमारे रिश्ते ये सब अधूरे हैं, इसलिए दिखावे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठे भी नहीं हैं। या हम उस परम सत्य की ही झलकियाँ हैं, उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। हमारा काम इन झलकियों में अटकना नहीं बल्कि इनके जरिए उस पूर्ण सत्य को महसूस करना। हमें दिखावे को मिटाना नहीं बल्कि दिखावे के पार देखना। हमें लहर से नफरत नहीं करनी बल्कि लहर में समुद्र को पहचानना है। यह एक बौद्धिक समझ से कहीं ज़्यादा आपकी गहरी भावनाओं और अनुभव का विषय या वह मंजिल है जहाँ आप आकर हर खोज पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सार यही है, जिसे हकीकत समझकर जीते हैं वो एक बहुत ही सतही और भ्रामक परत है। असली हकीकत इससे कहीं गहरी, विशाल और एकीकृत है। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको कोई बना बनाया जवाब देना नहीं था, बल्कि आपके मन में सही सवाल खड़े करना था। वह सवाल जो आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊपर उठकर अस्तित्व के विशाल कैनवस को देखने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, इस गहरी और दिमागी सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है लर्न टुडे की इस ऑडियो बुक समरी ने आपके सोचने के तरीके को एक नई दिशा दी होगी। अगर इस ऑडियो बुक ने अपने मन में एक भी नया सवाल पैदा किया या आपके एक पल के लिए सोचने को मजबूर किया है कि क्या सच है, तो मैं इस प्रयास में सफल समझूंगा। कृपया इस वीडियो को पसंद करें, यह हमें बहुत हिम्मत देता है, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस पूरी यात्रा में आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी।
ओके, थैंक्स।